हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने बायोसावर्ट का नियम हमने पढ़ लिया था और बायोसावर्ट के नियम के बारे में मैंने जितने भी उसके जो पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए थे, क्लियर करवा दिया था। अब हम यहाँ पर बायोसावर्ट के नियम को उपयोग करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम बायोसावर्ट के नियम से कोई धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला जो आज मैंने जो इसकी एप्लीकेशन ली, इसका एक अनुप्रयोग है। ये बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग है। ये आपकी नीट और जेई लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये वाला। इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ पर परिमित लंबाई के चालक तार को साथ में ले लिया जाता है, ठीक है। एक वर्ताकार धारावाही चालक तार को साथ में ले लिया जाता है और उनको कंबाइंड करके फिर चुंबकीय क्षेत्र वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इनको बायोसावर्ट के नियम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसका उपयोग करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम बायोसावर्ट के नियम, जो बायोसावर्ट ने जो एक धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सिखाया। वास्तव में आपने बायोसावर्ट का नियम तो पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन आप उसका उपयोग कैसे करते हो वो भी तो आपको समझना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लिया है, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि हमारे पास में एक परिमित लंबाई का एक चालक तार हो और उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? धारावाही चालक तार कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको समझिएगा। मान लो कि ये अपने पास में एक धारावाही चालक है, ये एक धारावाही चालक है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। जी देखिए, ये ले लेते हैं हम एक धारावाही चालक तार, ये लीजिए, ओके। यहाँ पर हम वापस से अपना पेन यूज करेंगे। देखिए अब ये अपने पास में एक धारावाही चालक तार है, एक परिमित लंबाई का है। देखिए है कैसा, ये परिमित लंबाई का है और इसमें इसमें मान लो कि ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई, ये धारा आई इसमें प्रवाहित हो रही है और हमें यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से, ये इसका जो कोई केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से हमें यहाँ पर कोई पी बिंदु ले लेते हैं जहाँ हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और ध्यानपूर्वक इसको समझना, आराम से समझाऊंगा इस चीज़ को। देखिए तो इसमें हमें बायोसावर्ट के नियम का उपयोग करके यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, क्लियर। अब ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ धारावाही अल्पांश लेंगे क्योंकि हमें बायोसावर्ट के नियम का उपयोग करना है और बायोसावर्ट का नियम धारावाही अल्पांश के लिए होता है, धारावाही अवयव के लिए होता है ना। धारावाही अवयव मैंने बताया था आपको, धारावाही अवयव क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मान लो कि ये अपन यहाँ पर एक धारावाही अवयव लेते हैं, ये वाला यहाँ पर एक धारावाही अवयव लिया मैंने यहाँ पर, ये, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है जैसे आई। तो ये जो धारावाही अवयव होगा, ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आईडीएल। इसको आईडीएल में तब बोलूँगा जब यहाँ तक की जो इसकी लंबाई होगी बच्चों, ये एल होगी, इधर की लंबाई मान लो ये भी क्या है, एल है, ठीक है। तो ये एक धारावाही अल्पांश हो गया अपने लिए क्या, आई डी एल। मैंने अल्पांश लिया इस एल लंबाई में से, ठीक है। तो ये डी एल हो गया और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो ये एक धारावाही अवयव बन गया आई डी एल। बिल्कुल ऐसे ही हम इस तरफ भी एक अवयव ले सकते हैं, धारावाही अवयव, और ये होगा आई डी एल, ठीक है, ये धारावाही अवयव। अब बच्चों अब ध्यान से इसको समझना है, ये वाला पॉइंट अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। देखिए अपन जानते हैं कि हमें बायोसावर्ट के नियम का उपयोग करना है और बायोसावर्ट के नियम के अनुसार धारावाही अवयव के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो ये अपना क्या है, धारावाही अवयव, और इस धारावाही अवयव से इस P बिंदु की मान लेते हैं
कि ये जो दूरी है वो बच्चों है d और ये l है, मैंने इसको माना जैसे r। ये ध्यान रखना कि इससे तो ये है कहाँ पर, r पर है, ये कोई सेंटर पॉइंट है o। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट आपका। अब अपन जानते हैं बायो सावर्ट के नियम जब हमने पढ़ा था, तो अगर याद हो तो बायो सावर्ट के नियम में जैसे यहाँ पर हमें P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, तो हम यहाँ पर एक धारावाही अवयव लेते हैं आइडियल, और ये जो कोण जो ये बनता है थीटा, ठीक है, ये धारावाही अवयव और इसकी स्थिति के मध्य ये कोण बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो आइडियल है, ठीक है, और ये जो स्थिति सदिश यहाँ पर अब कौन है, इसके लिए डी है। मैं यहाँ पर आर अलग ले रहा हूँ, है ना, आर पर तो मान लो कि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये स्थिति सदिश क्या मान ली, डी मान ली, तो ये अपने लिए यहाँ पर ये क्या है, डी है, ठीक है। कौन किसके मध्य बनता है, ये धारावाही अवयव की जो दिशा होती है जो कि किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और ये है वो स्थिति सदिश, तो इसके मध्य ये जो कोण बनेगा वो मैं मानता हूँ क्या है, अल्फा। ये जो मैंने कोण माना बच्चों, ये क्या है, अल्फा कोण है। ये बात क्लियर होगी। और ये वो जो धारावाही अवयव है, अब इसके लिए स्थिति सदिश वही लेंगे डी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब बताओ, मान लो कि ये स्थिति सदिश डी है और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, इसको अगर मैं क्या मान लूँ, थीटा, तो बच्चों ये वाला जो कोण है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये जो कोण है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मैं धारावाही अवयव से ले रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से अगर ये कोण लेता तो मैं आगे वाला कोण बीटा मान सकता था। ये जो अल्फा है ना, वास्तव में ये यहाँ से है, इस वाले एंड से, इस जो वाला जो सिरा है यहाँ से मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब समझने में। तो ये कोण, इस कोण के बारे में समझना है। ये कोण यहाँ पर देखो, धारावाही अवयव की दिशा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और यह है स्थिति सदिश इस तरफ, तो कोण तो दिशाओं के मध्य बनता है, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो कोण कहाँ बनेगा, ये वाला, ये होगा थीटा। तो बच्चों ये पूरा कोण यहाँ तक का, ये पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना बचा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप लिख सकते हो। अब देखो, अब बहुत आसान हो गया। यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हो। अगर यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो दाहिने हाथ की अंगूठी के नियम से यहाँ पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है क्या, डी है, सॉरी डी, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र डी होगा, ये जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र डी प्राप्त होगा, वो हम किससे लिखेंगे, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से। और बायो सावर्ट के नियम से मैं क्या लिखूंगा, dB इक्वल टू जो क्या होता है, म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई, और यहाँ से इसकी स्थिति सदिश क्या है अपने लिए, अब d है तो हम लिखेंगे d स्क्वायर, ना कि r लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये कोण थीटा था ना, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। अब देखिए हमारे पास में केवल क्या प्राप्त हुआ, dB। हमें पूरे तार के कारण चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। ये तो हमें एक अल्प चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ, पूरा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ। हमें एक धारावाही अवयव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है बायो सावर्ट के नियम से, जबकि हमें इस पूरे परिमित लंबाई के तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करने जा रहा हूँ, अपन को चुंबकीय क्षेत्र चाहिए था कहाँ पर, आर पर। देखो इसको ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर चाहिए था, आर पर, जबकि मैंने धारावाही अवयव के कारण कहाँ पर ज्ञात किया, डी पर। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अब देखो मुझे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए आर पर, तो मुझे यहाँ पर क्या लाना चाहिए, आर, ना कि डी होना चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो मुझे इस एल को, मतलब इस डी एल को और इस डी को, इन दोनों को मुझे लिखना होगा किसके रूप में, आर के रूप में, ठीक है। देखो अब कैसे लिखेंगे, ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, L, और इधर क्या है अपने पास में R। ये कोण है अपने पास में क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक में जो है वो बहुत टफ तरीके से इसको समझाया हुआ है, मैं बहुत ईजी तरीके से इसको समझा रहा हूँ। देखिए ये तो है D, ये अपने लिए L, और ये अपने लिए क्या है, R।
और ये कोण है 180 डिग्री माइनस थीटा। अपन जानते हैं कोण, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अपन जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। तो ये अपने लिए ये क्या है, लंब है। देखो मैं लिख देता हूँ, ये है लंब और ये है आधार और ये है बच्चों क्या, कर्ण, ठीक है। तो अपने पास में मुझे इस यहाँ पर क्या है, डीएल, मुझे इस डीएल को भी यहाँ से हटाना है और डीएल को मुझे लिखना है किसके रूप में, आर वाले टर्म में लिखना है। अभी देखो, अभी इसको छोड़ो आप, है ना, इसको चेक करो पहले। डीएल, मुझे इस एल को लिखना है आर के रूप में, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए डीएल। तो एक बार मैं एल को आर के रूप में लिखूँ तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में मेरे पास में आधार और लंब दोनों आ रहे हैं, तो मैं कोण उपयोग करूँगा, कौन सा, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा में क्या आता है, लंब और आधार आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि चूंकि टेन थीटा यहाँ पर क्या होगा, मुझे है ना, अब देखो टेन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा, टेन थीटा थोड़ा ना यूज करूँगा, यहाँ पर क्या होगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये है ना, ये थीटा होता तो मैं थीटा लिखता ना, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लंब क्या है अपने पास में, आर अपॉन आधार क्या है अपने पास में, एल। तो लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा। अब मुझे क्या चाहिए था, एल चाहिए था, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या चाहिए था, एल। तो मैं एल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये एल इधर जाएगा और ये टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इधर आएगा। अब आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा पूरक कोण के बारे में, ठीक है, और उसमें आपने सीखा होगा कि टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। देखो, चूंकि टेन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है ओनली माइनस टेन थीटा, ठीक है, क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर L इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस आर अपॉन टेन थीटा बन गया यहाँ पर। और अपन जानते हैं 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो L इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस आर कोट थीटा आ जाएगा। L इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर कोट थीटा। देखो बहुत ही स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। देखो इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे समझिए, ये चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये इधर का 90 डिग्री होता है, इधर होता है 180 डिग्री और यहाँ पर होता है 270 डिग्री और ये वापस से होता है 360 डिग्री। इसमें एक फॉर्मूला याद रखो, अरे साले तेरे को, अरे साले तेरे को, ठीक है। इस अरे का मतलब यहाँ होता है आल, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो भी आते हैं, ठीक है। आप जो भी टर्म्स लिखते हो यहाँ पर, जैसे 90 डिग्री है ना, 90 0 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा, उसमें सब यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। जितने भी है ना, साइन थीटा कोस थीटा ये सब क्या आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, चेंज हो जाते हैं दूसरे वाले में। यहाँ पर देखो ये आ रहा है क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, इसमें केवल साइन और कोसेक ये दोनों है ना, साले साइन और कोसेक ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं। फिर देखो यहाँ पर आ रहा है जैसे 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा भी देखो यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, इस तरफ जाएगा। लेकिन अपन किस में आ गए, इस वाले में ही है अभी, है ना, अभी हम 180 डिग्री से कम ही है। देखो माइनस थीटा का मतलब 180 डिग्री से कम, और मैंने बताया इसमें कौन पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़ दें तो इसमें बाकी जितने भी टर्म रह गए वो सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री वाले में वो खुद का ही रूप धारण करता है, ऐसे समझो इसको, है ना। देखो अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता ना, तो इसमें बच्चों आपको क्या मिलता, साइन थीटा ही मिलता इस वाले में, ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में। यहाँ पर अगर कोस 180 डिग्री माइनस थीटा होता तो इसमें आपको मिलता माइनस कोस थीटा। मैंने कहा
कि अरे साले, साले में आता है साइन और साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। तो साइन और कोसेक ही इसमें क्या होते, पॉजिटिव होते। अब देखो इसमें टेन आ जाता, ठीक है, अब देखो टेन आ जाता तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कोस 180 डिग्री माइनस थीटा करते तो भी क्या आता, माइनस टेन थीटा ही आता। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर तो टेन थीटा हो गया, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि 1/10 थीटा ये इक्वल होता है किसके, कोट थीटा के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस आर कोट थीटा लिख दिया। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, डीएल चाहिए बच्चों। देखो यहाँ ऊपर देखो, इस ऊपर वाले इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अभी मैं केवल क्या चाहिए मुझे, डीएल। डीएल किसके रूप में चाहिए मुझे, आर के रूप में, है ना। डीएल मुझे किसके रूप में चाहिए, इस आर के रूप में चाहिए। तो मैं इस डीएल को हटाना चाहता हूँ, मतलब है ना। तो मुझे इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, मुझे इसका अवकलन करना होगा। ठीक है, अब मुझे अवकलन करूंगा तो आर तो फिक्स है, इसमें चेंज कौन कौन होगा, थीटा और ये एल चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, डी एल वाई डी टी इक्वल टू माइनस आर कोट थीटा डी वाई डी टी ब्रैकेट में कोट थीटा। बहुत स्टेप वाइज पूरा एक एक चीज ओपन करके मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर जब हम इसका, यहाँ पर ये क्या बना, डी एल वाई डी टी, ये तो चलो रहने दो इसको एक बार, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम है, ये ध्यान रखो, और ये ऊपर क्या है, एल है, तो ये मैं डी एल वाई डी टी ही लिखूंगा इसको, और ये माइनस आर। अब कोट थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस, ठीक हो, माइनस में होता है ये, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का डिफ्रेंसिएशन, ये ध्यान रखना, डी वाई डी थीटा अगर मैं लिखता हूँ, ये होता है कोट थीटा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, कोट थीटा को लिखो, अगर याद नहीं है आपको डिफ्रेंशिएशन करना, अगर भूल गए होंगे, ठीक है, आपको कहीं सर ने बताया होगा कि इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो कोट थीटा जो होता है ना, कोट थीटा को आपको क्या लिखना चाहिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको लिखना चाहिए। अब आप, ये एक फॉर्मूला होता है u अपॉन वी का फॉर्मूला होता है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर होता है, सबसे पहले आप u का डिफ्रेंशिएशन करोगे v को छोड़कर, डी यू वाई डी थीटा, ठीक है, यहाँ पर, एंड माइनस, फिर आता है माइनस, फिर u को छोड़ो, फिर डी वी वाई डी थीटा कर दो। अब आपके लिए बस ये फॉर्मूला ये पुट करो, ठीक है, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं तो थीटा के रेस्पेक्ट में किया तब यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब हम टाइम, यहाँ पर डी वाई डी टी अगर मैं लिखूंगा और यहाँ पर रहेगा ओनली कॉट थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी टी। आगे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये थीटा का भी करेगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर देखो कोट थीटा का तो हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये यही बचता है यहाँ पर। लेकिन जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तब हम इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी, इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये डी टी जो है वो तो हो गया कैंसिल, और ये माइनस है ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ये नोट कर लेना अपने नोट्स में, है ना। यहाँ पर आज मैं नोट नहीं करवाने वाला हूँ तुम्हें। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास में केवल क्या बच गया, डीएल। डीएल इक्वल टू, आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन ये मैं जो समझा रहा हूँ ना, इस वजह से आपको ये लंबा हो गया है, ठीक है, ये है ना लेंथी हो गया है। अब ये केवल क्या बना, बस आपका टर्म था ये डीएल निकालना। डीएल आ गया कि नहीं आर के टर्म में, डीएल इक्वल टू आर, फिर आगे माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, आगे क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, और आगे क्या बच गया ओनली डी थीटा। देख लो ये टर्म अपन को प्राप्त हो गया, एक डीएल निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया, डीएल। देखो हमने यहाँ पर बायो-सावर्ट के इस नियम में ये लिखा, ये जो डीएल आया, ये डीएल निकालना है। अब मुझे डी निकालना है, डी किसके टर्म में निकालना है,
इस आर के टर्म में निकाला है, ये है ना, ये वाला आपको डायग्राम ध्यान रखना है इस चीज़ का। फिर मैं एक बार वापस से क्लियर करवा दूंगा, है ना, ध्यान से समझते हुए चलो आराम से। देखो वापस मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आगे वाला टर्म हमें वापस से क्लियर हो जाए। ये अपना चल रहा था, ये अपना है आर, ये एल और ये है डी, और ये था क्या 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें डी चाहिए किसके टर्म में, आर के टर्म में। ये है कर्ण और ये है लंब। अब ये कौन से वाले में आता है, लंब और कर्ण कौन से में आते हैं, साइन थीटा में। तो फिर हम लिखेंगे वापस से भाई साइन, अब थीटा साइन थीटा लिखेंगे या साइन 180 है ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण मतलब आर अपॉन डी, और हमें चाहिए डी। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी बताया ना ये पूरा कोण वाला, ये देखो मैंने ये बता दिया है ना, साइन 180, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और साइन का मान 180 डिग्री माइनस थीटा इसमें आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वापस किस में बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा फिर, ओनली साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन डी। ठीक है, तो अपने पास में हमें डी चाहिए था, क्या चाहिए, डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन साइन थीटा, और मैं इसको अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक थीटा, तो आर इंटू कोसेक थीटा हो गया कि नहीं, डी इक्वल टू क्या आ गया, आर इंटू कोसेक थीटा, और डी एल इक्वल टू क्या आ गया, डी एल इक्वल टू आ गया आर कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा आ गया। ये बातें क्लियर हो गई आपको। देखो अब बहुत ही सिंपल है, बस इतना ये मान निकालना है, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो अपने पास में बायो सावर्ट का नियम था कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये था अपनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना, इस वाले के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, डी एल निकाल लिया हमने। ठीक है, डी एल इक्वल टू क्या आया, आर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू पुट करेंगे, है ना, फ्रॉम, उनको आप इक्वेशन दे देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, जो दोनों मान आए ना अपने पास में, डी एल और किसका, इस डी का, तो इनको आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे देना। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, फिर आगे है डी एल, डी एल क्या है अपने पास में, आर कोसेक स्क्वायर थीटा, यही था, और आगे क्या था, डी थीटा, तो मैं डी थीटा आगे लिख देता हूँ, साइन थीटा के आगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये अपने पास में क्या था, डी एल की वैल्यू आई थी, आगे क्या है 4 पाई, फिर डी स्क्वायर, डी क्या था अपने पास में, आर कोसेक थीटा और उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से गया, एक आर से एक आर गया। अब बताओ डी बी इक्वल टू अपने पास में आ गया म्यू नोट आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। देखो आर के टर्म में आ गया कि नहीं, और इसी टर्म में हमें चाहिए था, यहाँ पर ही तो चाहिए था हमें, इस आर पर ही तो चाहिए था हमें। ठीक है, और ये वाला कोण अपने लिए क्या है बच्चों, अल्फा, इस वाले सिरे से। अब बच्चों ये वाला कोण देखो, अब यहाँ पर इस सिरे से जो कोण होगा ना, आगे मैं इसको बढ़ाऊं तो इस सिरे से ये कोण मैं अब मानूंगा इसको बीटा, ये ध्यान रखना है, इसको मैं क्या मानूंगा बच्चों, बीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब मैं इसका क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ये लिमिट आगे, क्योंकि मैं लिमिट यूज करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। कुछ कोण और मान लेते हैं, देखो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस कोण को मान लेना आप क्या, इसको मान लो आप θ1 मान लो, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप θ2 मान लीजिए, ये भी आप कर लेना, क्योंकि हमें इधर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होगा तो θ1 और θ2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, जबकि अपने पास में जो फॉर्मूला आएगा वो अल्फा और बीटा के रूप में आएगा। ठीक है, ये मैंने थीटा माना है, ठीक है, अल्प के लिए, लेकिन एक पूरे उस एज, जब अपन पूरा एज लेंगे उसका, ठीक है, पूरा आगे वाला किनारा हम जब इसका यूज करेंगे, तब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कोण बीटा। देखो हम यहाँ पर कोण यूज, जैसे यहाँ पर अल्फा माना, इस वाले सिरे से इसकी दिशा इधर जा रही है, इसकी दिशा इधर, अल्फा कोण बन गया, यहाँ पर यह है क्या, अल्फा, और इसकी दिशा, इस एज की दिशा इधर, यहाँ पर धारावाही अल्पांश होगा, उसकी दिशा इधर होगी, और ये स्थिति सदिश होगी, यहाँ पर कोण क्या मानूंगा, बीटा। अतः
कुल चुंबकीय क्षेत्र, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र आप लिख देना है ना, परिमित पूरे संपूर्ण परिमित लंबाई या पूरे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इतना आपको क्लियर हो गया, इसको आप ध्यान रखो। अब देखिए अपने पास में ये समीकरण आ गई। अब जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बी। किसके लिए इंटीग्रल करेंगे, डीबी का। कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा तक। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अल्फा से बीटा तक। ये बात क्लियर हो गई। अब रखिए, सो b इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा, db की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई r। अब साइन थीटा डी थीटा मतलब यहाँ पे इंटीग्रल किसका होगा, ओनली साइन थीटा का। ठीक है, तो ये मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। सो b इक्वल टू अल्फा टू बीटा, ये म्यू नॉट और ये आई अपॉन 4 पाई r को तो हमने ले लिया बाहर। ठीक है, और यहाँ लिख दो क्या बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस थीटा। सो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। ठीक है, साइन थीटा का हम समाकलन कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। ये आ गया अल्फा टू बीटा। अब आप लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ये और ये लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब देखो, सो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया, 4 पाई r। अब यहाँ पर अपर लिमिट और ये अपर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, वो माइनस दूसरा वाला जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ये अपने पास में समीकरण जो आई ना, इसका देखो, इसका मोस्टली उपयोग नहीं होता है। उपयोग किसका होता है, थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में, जो मैंने ऊपर बताया ना आपको। देखो ये जो हमने ये वाला बिंदु लिया है, ठीक है, ये हमने जो यूज किया है, हमें ये चाहिए थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में। तो ये भी निकालना बहुत ही आसान है भाई, हमें थीटा 1 और थीटा 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये कोण कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। मैं थीटा 2 निकालूँ, ठीक है, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये कोण कितना है, अल्फा है। अब देखो थीटा 2 निकालो बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो मैं को अल्फा की जगह ये मान रखूंगा, बीटा की जगह फिर वो जो भी मान है वो हम रखेंगे। ठीक है, तो अपने पास में जो समीकरण आ गई ना बच्चों, एक बार उस समीकरण को लिख लेते हैं। देखो मैं पूरा वापस से आपको रिवाइज करवा दूंगा इस चीज़ को। देखिए अपने पास में ये समीकरण है, ठीक है, और अपन को चाहिए था, मैं वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर ये है अपने पास में, अपन ने इसको माना है थीटा 2। ठीक है, ये है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन है 90 डिग्री, ये कौन है 90 डिग्री, ये इधर वाला कौन माना है मैंने क्या, थीटा 1, और ये कौन क्या था, अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँगा। अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें। ठीक है, तो ये इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। भाई 90 डिग्री प्लस थीटा 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो बच्चों अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इधर जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा 1 हो गया। अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये इधर जाएगा 90 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री माइनस 90 तो 90 डिग्री, और ये थीटा 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। एक तो ये आ गई अपने पास में, ये मान आ गया। देखिए अब हम निकाल लेते हैं किसके टर्म में, थीटा 2 के टर्म में। बीटा चाहिए हमें, मुझे क्या चाहिए, बीटा। ठीक है, तो देखिए बीटा निकालने के लिए यहाँ पर तो ये ऊपर वाला कौन क्या था, सॉरी ये ऊपर वाला कौन ये था ना बीटा, तो ये कौन था, बीटा। तो ये होगा 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस बीटा। ऊपर है ना, इधर था ना कौन, तो बीटा, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस बीटा। अब इनको जोड़ो तीनों को, और इन तीनों का योग किसके बराबर, 180 डिग्री बराबर। तो जोड़ते हैं, तो पहले तो 90 डिग्री प्लस थीटा 2, फिर प्लस 180 डिग्री, फिर माइनस क्या है, बीटा, और ये किसके इक्वल, 180 डिग्री के। अब बताओ 180 डिग्री से 180 डिग्री गया, क्लियर यहाँ तक, तो बीटा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू डायरेक्टली आ गया कि नहीं, 90 डिग्री प्लस थीटा 2। ये देखो अपने पास में दोनों मान आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर कोस अल्फा, इस यहाँ से बता रहा हूँ, देखो
कोस अल्फा, अल्फा क्या है अपने पास में, ये 90 डिग्री माइनस थीटा 1, ठीक है। ये इक्वल क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, देखो ये कैसे निकालते हैं। फिर ये यहाँ पर आएगा क्या, कोस 90 डिग्री, देखो यहाँ पर क्या कोस है ना, बीटा की वैल्यू रखूंगा तो कोस बीटा क्या है अपने पास में 90 डिग्री प्लस थीटा 2, ये क्या होता है। अब वापस से हम चतुर्थांश पे चलते हैं, देखो ताकि मालूम रहे आपको। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये अपना 90 डिग्री है, तो इधर वाला 90 डिग्री से इधर ही कम होगा, इसमें आता है ऑल, ठीक, अरे साले तेरे को, है ना, अरे साले तेरे को, तो ये होता है ऑल, ठीक है। ऑल में आते हैं सब लोग जितने भी है, जितने भी थीटा वाले हैं, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अब यहाँ पर 180 तो है नहीं, ये है यहाँ पर है 90, तो 90 वाला बदल जाएगा किसमें, साइन में, तो यहाँ पर आएगा बच्चों क्या, पॉजिटिव में साइन थीटा 1। क्लियर यहाँ तक। कोस किस में बदलता है, साइन थीटा में बदलता है, यहाँ पर है ना 90 डिग्री जब होता है तब, या आप है ना कोस ए माइनस बी वाले सूत्र से भी आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर आ रहा है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा 2, इधर से इधर चले गए हम, इसमें प्लस में आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा में आ गए, और इसमें क्या आता है, अरे साले, साले का मतलब है इसमें साइन थीटा, और कोस साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, कोस में 90 डिग्री प्लस थीटा आ गया, तो कोस बदलेगा साइन में, लेकिन आना किस में चाहिए अब, माइनस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा 2, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब ये अपने पास में क्या बनेगा, है ना, ये क्लियर हो गया होगा ना, पूरा कोण वाला ये सिस्टम कैसे निकालते हैं ना, ये साइन वाला। तो अपने पास में अब नया बी जो है वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, ये तो हो गया साइन थीटा 1, ऊपर था फिर माइनस, और वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला ही उपयोग में होता है, उपयोगी फॉर्मूला यही है बच्चों, उपयोगी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं अभी बताऊंगा इनको कैसे यूज करते हैं, इनके न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है, अगर याद हो आपको तो विद्युत क्षेत्र वाले में भी ऐसा ही होता है, एक परिमित लंबाई का तार है और उस पर ये आवेशित है, ठीक है, और उसके लिए जैसे यहाँ पर हमने एक पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया था, है ना, एक परिमित लंबाई के आवेशित तार के लिए, तो यहाँ पर वही थे थीटा 1, इसको हमने थीटा 1 माना था, इसको थीटा 2, तब उसके लिए अपने पास में विद्युत क्षेत्र भी यही प्राप्त हुआ था, और वो क्या था, लेमडा अपॉन, वो था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर, ठीक है, और ये था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये लेमडा ये होता है, दोनों देखो सेम ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ होता है लेमडा, यहाँ पर मैंने किसके रूप में है, ये घनत्व के रूप में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बार मैं वापस से एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इसके बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एक बार वापस से इसको देखते हैं, क्योंकि बड़ा हो गया ना, बड़ी डेरिवेशन है ये, ठीक है। देखो इसमें आधा घंटा तो इसी में लग गया उनको समझने में। चलिए बच्चों अब ध्यान दो, तो अपने पास में क्या था, मैं वापस स्टेप वाइज क्लियर करवा रहा हूँ। अपने पास में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि अपने पास में एक परिमित लंबाई का तार है, एक परिमित लंबाई का तार है, और इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो मुझे इसके सेंटर पर देखो ये जो है ना, ये बिंदु, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। लेकिन मान लो ये मैंने ऐसी डेरिवेशन ही क्यों करवाई, थीटा 1 थीटा 2 के टर्म में, मान लो कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता, इससे इस वाले सिरे से इधर चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाता, या आपको कहा जाता कि ये दोनों सिरे जो है वो अनंत लंबाई तक जा रहे हैं, या आपसे कहा जाता कि एक सिरा तो परिमित लंबाई का है और दूसरा सिरा अनंत लंबाई तक है, तब हमें इनके कोणों की जरूरत पड़ जाती है बच्चों, ठीक है। तब हम यहाँ पर इस डेरिवेशन का उपयोग करते हैं, और जो अपने पास में फाइनल जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ था हम उसका उपयोग कर लेते हैं। वो उपयोग करना मैं सिखाऊंगा अभी, देखो ये सारी स्थितियां मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पहले हमने पी बिंदु मान लिया, मान लो कि ये वाला कोण इसके साथ में
है ना, ये P बिंदु है ना, ये स्थिति सदिश है, ये P बिंदु जो है अभी इस वाले एंड के साथ में ये जो है, ठीक है, P बिंदु इस वाले एंड के साथ में ये, यूँ बोलो ये स्थिति सदिश इसके साथ में कोण बना रही है θ1, ये स्थिति सदिश इस वाले के साथ में कोण बना रही है θ2। अभी θ1 θ2 का तो काम ही एंड में होगा, ठीक है, इसका उपयोग ही एंड में करना है। ये अपन जानते हैं धारावाही अल्पांश होता है, और दिशा जो कोण बनता है धारावाही अल्पांश और किसके मध्य बनता है, स्थिति सदिश के मध्य कोण बनता है। तो ये अपने पास में इसके लिए तो हो गया क्या, अल्फा, ठीक है, मैंने इसके एंड से माना है, ठीक है, लेकिन मैं चुंबकीय क्षेत्र केवल इसके मैंने यहाँ पर मान लो ये धारावाही अल्पांश मान लो आप है ही नहीं अपने पास में, ये केवल आपने ऊपर मान लिया आइडियल, तो इस वाले सिरे से ये कोण क्या है, अल्फा। तो बताओ ये अब धारावाही अल्पांश के लिए जो ऊपर कोण बनेगा वो ऊपर ही बनेगा ना, क्योंकि दिशा इधर जा रही है, ये स्थिति सदिश इधर है डी, और ये होगा थीटा। अब मैं इसके लिए बायो-सावर्ट के नियम से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकता हूँ। इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। कोण क्या है यहाँ पर, दोनों स्थिति सदिश के बीच में साइन थीटा है, तो यहाँ पर कोण क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर 4 पाई और स्थिति सदिश यहाँ पर r लिखते थे ना, 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे d, स्थिति सदिश हमने क्या मानी है d। अब यहाँ पर ये लिख तो दिया, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए था किसके टर्म में, इस r के रूप में, r पर चाहिए था ना हमें, d तो हमने माना है, l हमने माना है, तो हमें इनको हटाना पड़ेगा, और मुझे ये हटाकर मुझे इन सब को लिखना पड़ेगा किसके टर्म में, इस r के टर्म में, इसी के टर्म में मुझे ये चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो इसके लिए हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, और ये थीटा है, तो बच्चों ये वाला कोण कितना हो जाता है, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को जैसे मुझे पहले dl को हटाना है, dl को हटाने के लिए मुझे l और r के रूप में एक संबंध चाहिए। ये संबंध आता है बच्चों टेन थीटा में, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू r अपॉन एल, एल इक्वल टू r अपॉन टेन 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब ये 180 डिग्री माइनस थीटा ये बच्चों किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। कैसे आया, देखो 90 डिग्री में इनका रूप बदलता है, आप इसे ध्यान रखा करो। 90 डिग्री अगर लिखा हुआ होता ना यहाँ पर, 180 डिग्री की जगह अगर क्या लिखा हुआ होता 90 डिग्री, तब इनका रूप बदलता, टेन बदलता कोट में, इस तरीके से है ना, ये चेंज होते। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इनका रूप जो है वो नहीं बदलता है। तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक को छोड़कर सब माइनस में होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस टेन थीटा आ जाएगा। फिर माइनस टेन थीटा लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा इसका व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। मैंने कोट थीटा लिखा, मुझे डीएल चाहिए था, तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ डीएल बाई डी टी, तो माइनस आर डी बाई डी टी, ये क्या हो जाता है कोट थीटा। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी आपको समझाया कैसे करते हैं, तो ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये मैंने आपको बताया कोट थीटा का कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यू वाई वी फॉर्मूले से। ये ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख के बताया, आप करके देख लेना, ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डीएल इक्वल टू आ गया आर कोसेक स्क्वायर थीटा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, ठीक है। फिर अपन ये अपने पास में डीएल की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, आर के टर्म में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसकी चाहिए, अब हमें डी हटाना है। अब हमें यहाँ पर क्या हटाना है, डी हटाना है, आर के रूप में लिखना है। तो डी और आर डी कर्ण है, ये लंब है, साइन, तो ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लंब बटे कर्ण लिखा। ये तो खुद चतुर्थांश में सेकंड में अपने आप में पॉजिटिव होता है, उसमें इक्वल टू आर अपॉन डी, डी इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब वापस से बायो-सावर्ट के नियम को लिखा, डीएल और डी आ गए थे अपने पास में, डीएल की वैल्यू ये रही और ये डी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसमें, है ना। तो फिर ये क्या बनेगा, अब ये आ गया अपने पास में ये, ठीक है। इसको सोल्व किया तो ये कोसेक वाले टर्म कैंसिल हो गए, आर ये कैंसिल हो गया और ये बच गया अपन के पास में। अब पूरी परिमित लंबाई के लिए अपन तार के लिए क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर दिया अल्फा से बीटा। ये अल्फा से बीटा वाला ध्यान रखना है। हमने पहले वाले में तो कौन मैंने अल्फा यहाँ पर बताया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने कौन क्या बताया हुआ है, अल्फा बताया हुआ है। तो इस एंड से ये वाला जो एंड है, अब मैं आइडियल तो ले नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ये इस एंड से ये वाला एंड की दिशा इधर ही होगी ना, धारा की दिशा तो ऊपर की ओर ही होगी, ये स्थिति सदिश इधर होगी, तो ये कौन बीटा होगा। तो बच्चों ये कौन कितना होगा, 180 डिग्री माइनस बीटा। लिमिट आपको अल्फा से बीटा यूज करनी है, तो लिमिट हम यूज कर लेंगे क्या, अल्फा से बीटा। मैंने लिख दिया अल्फा से बीटा। अब हमने साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस कोस थीटा आ गया, अल्फा से बीटा ये लिमिट रखी। ये जो इक्वेशन आई ना बच्चों,
ये इक्वेशन बहुत ही कम यूजफुल होती है, बहुत ही कम यूजफुल होती है, ये इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं होता। सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे साइन थीटा वाली जो मैं नीचे बता रहा हूँ। तो मैंने थीटा 1 और थीटा 2 माना, जैसे यहाँ पर है, ये मैंने थीटा 1 और थीटा 2 माना, ये 180 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कैसे हमने थीटा 1 और अल्फा और बीटा की वैल्यू थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में निकाली। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया है। ठीक है, देखिए बच्चों, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है अपने पास में, ये देखो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली मैंने थीटा 1 के टर्म में, है ना। इन तीनों कोणों का योग कर दिया मैंने, ठीक है, 180 डिग्री बराबर होगा, इससे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फिर इन तीनों कोणों का योग कर देंगे, सॉरी इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो क्या आएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा 1, बीटा की वैल्यू आई 90 डिग्री प्लस थीटा 2। ये अल्फ़ा की वैल्यू हम इस कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो कोस अल्फ़ा, देखो कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा 1। अब ये कोस किस में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है, ये खुद पहले चतुर्थांश में आ गया। मैंने अभी चतुर्थांश वाला सिस्टम बताया ना आपको, ठीक है, ये खुद पहले चतुर्थांश में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर ये बताया हुआ मेरा, ठीक है ना, पहले क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 0 से 90 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू 0 से 90 डिग्री में आएगी और इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसका स्वरूप बदल जाएगा, कोस से साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 1 आ गया पॉजिटिव में। और इसमें देखो आप कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये इस वाले में चला गया, और इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो बाकी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, और हमने ये वैल्यू पुट कर दी और फाइनली हमें ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब मैं इसका उपयोग करना सिखा रहा हूँ, अब मैं इसका उपयोग करना सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये डेरिवेशन मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताई, अभी आपने जो देखा ये मैंने पूरा एक एक चीज़ ओपन करके बताई, इसलिए आपको ये लेंथी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इनको जब नोट करोगे ना, जब नोट्स में, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ बहुत शॉर्ट है ये, ठीक है। मैंने समझाने में इसको थोड़ा लेंथी किया है, ठीक है, एक एक चीज़ को ओपन करके यहाँ पर मैंने समझाया है। अब देखिए यहाँ पर अपन यूज करते हैं, मैं सेकेंड स्लाइड पर चलता हूँ, ठीक है, एक बार स्लाइड चेंज कर देता हूँ, ओके। चलिए, अब अपने पास में फाइनली जो सूत्र जो हमें प्राप्त हुआ था वो मैं एक बार लिख देता हूँ, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हम बच्चों केवल इसका उपयोग करेंगे। अब देखो पहली स्थिति आपको ध्यान रखना है भाई, अगर तार अनंत लंबाई का हो, अब तार पहले परिमित लंबाई का था, अब तार मैंने क्या मान लिया, अनंत लंबाई का, ठीक है। ये धारा प्रवाहित हो रही आई, इससे कहा कि यहाँ से आर पॉइंट से आर दूरी पर कोई पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको इसमें आपको ये थीटा 1, अब देखो यहाँ पर जो थीटा 1 और थीटा 2 होते थे, अब बताओ ये कौन इसके साथ में बनना है, ये इधर वाला थीटा 1, इधर वाला थीटा 2, ठीक है। लेकिन ये तो अनंत तक जाता जाएगा, तो आप भी इधर इसी के साथ में अनंत तक बढ़ते जाओगे, आप इस वाले भी इधर भी आप अनंत तक ऐसे ही बढ़ते जाओगे। तो अपने लिए इस सिचुएशन में जो ये थीटा 1 और थीटा 2 जो बनते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री बनेंगे। ये क्या बनेंगे, 90 डिग्री। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इसमें क्या जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। तो बच्चों B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इस सिचुएशन में जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, साइन थीटा 1 मतलब साइन 90 डिग्री मतलब 1, फिर प्लस, फिर साइन 90 डिग्री, फिर प्लस 1, 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो B इक्वल टू आ गया बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया। टेस्ला अब लिखो, साथ में आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बताया करो, साथ ही में ऊपर धारा की दिशा प्रवाहित हो रही है, तो इस वाले जो इधर का जो तल है, इधर दाईं तरफ का जो तल है इस तार के, इस दाईं तरफ इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा। प्रवेश के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्रॉस, ठीक है। ये अब ध्यान रखना, दिशा का ध्यान रखना, क्योंकि आगे अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें दिशा का ही बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए सेकेंड स्थिति पर चलते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ, आगे चलते हैं। देखिए स्थिति सेकंड में मान लो कि आपको जो तार दिया है ना, परिमित लंबाई का तार मैंने जो बता रहा था, ठीक है, इसको एक तरफ तो ये परिमित है, लेकिन दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ बच्चों ये इनफाइनाइट है।
एक तरफ परिमित है, तो यहाँ से R से इस P पॉइंट पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो आप कहोगे सर इधर वाला ये R तो अब इस सिरे से कितना कोण बना रहा है, इधर तो बच्चों ये θ1 कितना हो गया अपने लिए 0 डिग्री हो गया, और इधर का ये θ2 तो ऊपर जाता ही जाएगा, इधर से θ2 बच्चों क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आपको सूत्र याद रखना है, मैंने कहा ना सूत्र याद रखना है, μ0I/4πr ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2। ओके, तो B इक्वल टू μ0I/4πr, ठीक है, sin θ1 0 हो जाएगा और sin 90 डिग्री sin θ2 90 डिग्री दैट इज 1। तो बच्चों आंसर क्या बनेगा, B इक्वल टू μ0I/4πr। ये आगे अपने न्यूमेरिकल्स में काम भी आएंगे, ये है ना, ठीक है, ये इक्वेशंस। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, अगर धारा की दिशा ऊपर की ओर है। क्लियर, ये हो गई सेकंड स्थिति। देखिए बच्चों अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, चलिए दूसरी स्थिति पे चलते हैं। देखो सेकंड थर्ड स्थिति, थोड़ी दो स्थितियां तो हमने कर ली, तीसरी स्थिति लेते हैं। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है अपने पास में कि भाई अपने पास में परिमित लंबाई का तार है, ठीक है, तार है परिमित लंबाई का, ये लीजिए, ठीक है, एक एंड को मैंने इनफाइनाइट कर दिया, दोनों तरफ इनफाइनाइट कर लिया। अब अपन यही लेकर चलते हैं, केवल परिमित लंबाई का तार है और ये यहाँ से P बिंदु है, ये R, और आपको ये लंबाई दे दी बच्चों L, मान लो तार की लंबाई दे दी, भाई परिमित लंबाई का तो तार की लंबाई तो देगा ही ओबियसली, ठीक है, और फिर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों ये θ1 तो समझ गए होंगे, आपके पास में θ1 तो कितना है बच्चों 90 डिग्री है, सॉरी θ1 तो 0 डिग्री है, और θ2 यहाँ पर क्या है θ2, ये θ2 ही रहेगा। θ2 तो कुछ भी नहीं है, मालूम ही नहीं है, θ2 तो आपको इन दोनों से ही निकाल सकते हो। क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ पर जब आप उपयोग करोगे B इक्वल टू μ0I/4πr, है ना, फिर ब्रैकेट में क्या होता है sin θ1 प्लस sin θ2। अब बच्चों sin θ1 वाला 0 डिग्री, तो ये तो वैसे 0 है, तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख दूँ μ0I/4πr इंटू sin θ2। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक तो L दिया हुआ है, एक R दिया हुआ है, जबकि sin θ2 बच्चों क्या होता है, sin θ2 होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों इसमें, देखो sin θ2, अब इस θ2 में लंब क्या है बच्चों L, ये L अपॉन कर्ण, कर्ण ये है, तो कर्ण क्या हो जाएगा रूट L² प्लस R²। तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू प्राप्त होगा μ0I/4πr sin θ2, उसकी वैल्यू रखोगे तो L अपॉन क्या बनेगा रूट L² प्लस R²। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र आ गया टेस्ला, अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेते हैं अपन फोर्थ स्थिति लेते हैं इसकी, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए चलते हैं अपन चौथी स्थिति। चौथी स्थिति भी अच्छी इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसमें भी बहुत कभी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मान लो ये अपने पास में परिमित लंबाई का तार है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, आपको कहा जाता है कि यहाँ पर इसके, है ना, अक्ष पर ही, जैसे ये P बिंदु दे दिया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ या इधर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो अब अपने लिए बचाओ θ1 और θ2 ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, अब दोनों क्या हो जाएंगे 0 डिग्री हो जाएंगे, θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे 0 डिग्री हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो θ1 और θ2 0 डिग्री हो जाएंगे, तो θ1 और θ2 दोनों क्या हो गए 0 डिग्री। तो सिंपली डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं भाई साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा 0। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा 0। ये जो हमने बच्चों 4 स्थितियाँ अभी पढ़ी, हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सीखा, ठीक है। इसको हम आगे और उपयोग करेंगे। देखो कभी आगे देखो एक दो मैंने जेई मेन में IIT लेवल के कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे इस तरीके का एक न्यूमेरिकल हो, मान लो एक तार था अनंत लंबाई के तार को मान लो इस तरीके से मोड़ा गया कि ये ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया मान लो, फिर आगे अनंत तक भेज दिया। लेकिन ये इधर एक हमारे पास में अर्धवर्तीय चाप है और कहा जाता है कि, है ना, इसके यहाँ सेंटर पर इस जगह चुंबकीय क्षेत्र बताइए, बताओ, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, थोड़ा सा है ना इसको ध्यान रखना, ऐसे घुमाव है ये पूरा घुमाव है ये, है ना, इस जगह तक है ये, ऐसे है ये, यहाँ पर इस जगह चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इस जगह, ठीक है। तो कैसे करते हैं फिर, तो यहाँ पर दो ये वाली मैंने सिचुएशन बताई ना अभी,
धारा मान लो कि आपको कहा जाता है ऐसे जाकर ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो धारा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आप प्राप्त करोगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का रोल रहेगा, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं और इनका योग करोगे तो सदिश तरीके से योग करोगे, तो कोई मान लो कट भी तो सकता है ना एक दूसरे से, तो वो जीरो भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी आपको ज्ञान कराया हुआ है। यहाँ पर देखो, अब इस तार के लिए इसको आप तार नंबर 1 बोल सकते हो, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। तो जब आप इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करोगे तो इसके लिए तो आप कर सकते हो, इसके लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला बच गया ना। अब क्या बच गया आपके पास में? अर्धवृत्तीय चाप बच गया। तो अब हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में इन चाप का चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे। क्लियर यहाँ तक? चाप का चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे, फिर अपन यहाँ पर इनको उपयोग करना मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ इन न्यूमेरिकल्स को। आपकी जेईई में नीट के ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मैंने बताया एक सीधा तार से आप मान लो सीधे तार से भी आपसे पूछा जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मान लो कि जैसे मान लो ये एक ऐसा जेट एग्जाम में, सॉरी एक ऐसा जेट एग्जाम में, चलो आप करना है ना, ये क्वेश्चन करना आप। एक जेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस तरीके का, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पर इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, एक वर्ग देकर कहा कि ऐसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ठीक है। ए इसकी भुजा है, इसने ये कहा ए इसकी भुजा है। जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मतलब ट्रिपल ई का मतलब आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ सेंटर पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इस पर यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप एक बार स्वयं करना। ये 4 तार ले लो, 1 2 3 4 अलग अलग लो आप, है ना। इसको एक पहला तार नंबर 1, तार नंबर 2, तार नंबर 3, तार नंबर 4। तार नंबर 1 के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र निकालो B1, तार नंबर 2 के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र निकालो B2, 3 के लिए B3, 4 के लिए B4। जब आप ये चुंबकीय क्षेत्र निकालो ना, ठीक है, साथ में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपका ध्यान रखना है भाई, कौन सा क्रॉस होगा कौन सा माइनस होगा, तभी आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ऊपर वाला तार है तो ऊपर वाले तार के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर जाएगा। दूसरा तार है, दूसरे तार के अकॉर्डिंग भी अंदर जा रहा है, तीसरा तार के अकॉर्डिंग भी अंदर जा रहा है, और चौथे तार के अकॉर्डिंग भी अंदर जा रहा है। सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर ही होगी, इस कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएंगे वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। और फाइनली आप अब देखो इसके एक का तार निकाल भाई, एक का निकाल लो, तो एक का अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो आपको ये दूरी चाहिए होगी ना, आर, आपके लिए ये आर ही तो होगा ना। अब ये आर क्या है आपके लिए, आधा हो गया ना, ये आधा क्या हो गया A/2, ये हो जाएगा A/2, ये निकल जाएगा। अब ये कोण कितना होगा, अब आप जानते हो सेंटर पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री, जब ये कोण 90 डिग्री होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये θ1 θ2 आ गया आपके पास में, ये वैल्यू पुट कर देना, तो एक B1 आ गया, तो ऐसे ही बिल्कुल B2 B3 B4 भी यही होंगे, ठीक है। फिर इनको आप ऐड कर दो, ऐड करते ही आपको इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे और न्यूमेरिकल में आपको करवाने वाला हूँ इस टॉपिक पर, जब अपने एक बार ये वाले टॉपिक क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए एक बार ये परिमित लंबाई वाली फिर और मैं आपको कल न्यूमेरिकल और करवा दूंगा इस पर, फिर उसके बाद में अपन चाप वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है, कैसे अपन इनके लिए चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं, एक धारावाही वर्ताकार लूप के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे। और ये सब करने के बाद में फिर अपन कंबाइंडली इनको करेंगे, है ना, कंबाइंड करके फिर इनका चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद।